ओके अगेन एक छोटा सा चैप्टर अब हम लोग करने वाले हैं। पहले तो चैप्टर का नाम देखो क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। नाम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन चैप्टर देखो छोटा है ना। ओके पहले कंफर्म कर रहे है छोटा, ठीक है। देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन सिक्योरिटीज मार्केट। जब हम लोग सिक्योरिटीज मार्केट की बात करते हैं तो हम लोग को पता है कि सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होती है। तो अभी तक क्या था, सेबी ने ये तो बताया था कि जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी भी एक्ट में, सेबी के एक्ट में ये मेंशन नहीं था कि ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस और अनफेयर प्रैक्टिसेस होती क्या है। ओके तो ये तो लिखा था सेबी के एक्ट में। सेबी का भी एक्ट है, अभी है हमारे फर्स्ट वाले पार्ट ए में। सेबी के एक्ट में ये लिखा था कि फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिस की डेफिनेशन में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, दिस वाज नोवेयर डिफाइंड। इसके लिए इन्होंने एक नई रेगुलेशन बनाई, ये सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन 2003, जिसमें इन्होंने प्राइमरीली सिर्फ ये बताया है कि किन किन एक्टिविटीज को फ्रॉडुलेंट या अनफेयर माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग से समझते हैं इसको। द सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन enables सेबी to investigate into the cases of market manipulation and fraudulent and unfair trade practices. These regulations empower SEBI to investigate into violations committed by any person. Violations committed, क्या क्या violations हो सकते हैं वैसे सिक्योरिटीज मार्केट में? इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है, देन प्राइस फ्लक्चुएशंस, ठीक है, अनयूजुअल प्राइस फ्लक्चुएशन। जैसे एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए मेरी कंपनी जो एक बहुत नोन कंपनी नहीं है लेकिन लिस्टेड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी पर्सन से कहा कि आप मेरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर, बहुत सारे शेयर का एक बाय ऑर्डर यानी परचेज ऑर्डर डाल दीजिए, ठीक है। अब अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, मेरी जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत रिनोन्ड कंपनी नहीं है, लेकिन हमने किसी फ्रेंड से कहा कि एक मेजॉरिटी शेयर का परचेज ऑर्डर डाल दो। जैसे ही उसने परचेज ऑर्डर डाला वैसे ही मार्केट में न्यूज आ जाती है कि इस कंपनी के बहुत सारे बाय ऑर्डर आए हैं, यानी इस कंपनी के शेयर की डिमांड बहुत है। समझ में आया क्या हुआ? जब ये हुआ कि डिमांड बहुत है तो अल्टीमेटली प्राइसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी हमने क्या करने की कोशिश की, आपको समझ में आया? हमने जबरदस्ती एक मार्केट में न्यूज क्रिएट कर दी कि मेरी कंपनी के शेयर प्राइसेस बहुत है, फेक डिमांड क्रिएट कर। ऐसा लोग बहुत करते हैं। अब जब प्राइसेस हाई हो गए तो उनको देख के बाकी लोग भी परचेज करने लग गए। उनको पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, उनको बस ये पता है कि इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत है। क्यों डिमांड है किसी को नहीं पता, वो तो फेक डिमांड थी जो हमने क्रिएट करी थी। आपको पता है कि शेयर मार्केट पूरा रूमर्स पे चलता है, जहां कोई न्यूज, मान लीजिए इस टाइम हम आपसे कह दें कि अंबानी जी की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बताओ क्या होगा? सीधे प्राइसेस डाउन। वो बात अलग है अगर अंबानी खुद ही आके क्लैरिफाई करे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो र्यूमर वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, र्यूमर्स बहुत होते हैं शेयर मार्केट में। तो हमने एक फेक डिमांड क्रिएट करके अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया। जब बाकी लोग ने भी मेरा शेयर खरीद लिया तो वो पर्सन जिससे हमने इनिशियली बाय करने के लिए बोला था, वो अपने सारे शेयर्स क्या कर देगा, सेल कर देगा। अब उसने खरीदा था कम रेट पर, और जब तक उसके सेल करने की बारी आई तब तक उसी कंपनी के शेयर के प्राइस महंगे हो चुके थे। ये उसने फेक डिमांड जो क्रिएट किया है, इसको भी अनफेयर प्रैक्टिस माना जाता है। तो इस तरीके की बहुत सारी फेक प्रैक्टिसेस होती है जिसको रोकने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये पर्टिकुलर रेगुलेशन बनाई गई है। ओके देखिए, द रेगुलेशंस डिफाइन फ्रॉड एज एक्ट, एक्सप्रेशन, omission, concealment committed whether in a deceitful manner or not by a person or by any other person while dealing in securities in order to induce another person with his connivance or his agent to deal in security whether or not there is any wrongful gain or avoidance of any loss। आप उससे कोई प्रॉफिट कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, अगर ये प्रूव हो जाता है कि आपने एक अनफेयर प्रैक्टिस करी है तो वो पनिशेबल मानी जाएगी इस एक्ट के हिसाब से। ओके अब इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं कैसे कैसे इसका ओरिजिन हुआ। सीधे यहां से आ जाओ, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस।
अब डेफिनेशन में देखो, सबसे पहली डेफिनेशन किसकी आती है? डीलिंग इन सिक्योरिटी। डीलिंग का मतलब क्या हुआ? बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? डीलिंग। डीलिंग इन सिक्योरिटी इंक्लूड्स एन एक्ट ऑफ बाइंग, सेलिंग, सब्सक्राइबिंग pursuant to an issue of any security, or agreeing to buy, agreeing to sell, subscribe to any issue of any security, or otherwise transacting in any way in any security. And second, such act which may be knowingly designed to influence the decision of investors in security. ये सेकंड पॉइंट समझिए, सच एक्ट विच में बी नोइंगली डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टर, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे बायर या सेलर कुछ खरीदने या बेचने के लिए कन्विंस हो जाए, उस एक्टिविटी को भी क्या कहा जाएगा? डीलिंग। ओके। फ्रॉड की डेफिनेशन देखो, फ्रॉड में क्या क्या कवर हो जाएगा? फ्रॉड इंक्लूड्स एन एक्ट, एक्सप्रेशन, ओमिशन, कंसीलमेंट committed whether in a deceitful manner or not by a person or by any other person with his conveyance, and shall also include। अब देखो यहां वाले पॉइंट्स देखिए, किसको किसको फ्रॉड माना गया है। फर्स्ट में बताओ क्या हो रहा है? मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ और कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट, किसी सच को छुपाना। झूठ बोलना और सच छुपाना, बताओ एक ही बात हुई कि अलग अलग बात हुई? एक ही बात हुई, पक्का? ठीक है। सेकेंड, सजेशन एज टू अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ये क्या हुआ? Suggestion as to a fact which is not true by one who does not believe it to be true. बताओ, suggestion to a fact which is not true by one who does not believe it to be true. ध्यान से पढ़ो, समझ में आएगा। इजी है, बस लिखा वो इस तरह से है। Suggestion as to fact which is not true, हम क्या चीज सजेस्ट कर रहे हैं जो सच नहीं है, और हमको पता है कि नहीं पता है? हमको पता है कि वो सच नहीं है, तभी तो फ्रॉड हुआ। आई यू अंडरस्टैंडिंग? हमको लग रहा था रिलायंस कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं और हमने सजेस्ट कर दिया, जैसे हम लोगों ने इंटरमीडियरीज में देखा था, एडवाइजर्स थे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अब मान लीजिए हमने सजेस्ट कर दिया, हमने कह दिया कि रिलायंस कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हमको लग रहा है कि बढ़ने वाले हैं और हमने बोला और नहीं निकला, वो फ्रॉड नहीं है। लेकिन हमको पता था कि हम झूठ बोल रहे हैं, फिर भी हमने बोला, दैट इज व्हाट इज फ्रॉड। ठीक है, मतलब इंटेंशन देखा जाएगा। हमको पता था कि झूठ है, फिर भी हमने आपसे बोला, दैट इज फ्रॉड। हमको नहीं पता था कि सच है, झूठ है, हमने आपको बोला, दैट इज नॉट फ्रॉड। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, विच आई ऑल्सो बिलीव कि दिस इज फॉल्स, स्टिल आई एम सजेस्टिंग दैट फैक्ट, देन दैट बिकम्स अ फ्रॉड। ओके। इसी तरह थर्ड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय अ पर्सन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, ये भी वही है, हमको सच पता था लेकिन हमने कंसील किया। सेकंड और थर्ड में डिफरेंस समझ रहे हो? सेकंड में हमने झूठ बोला जबकि हमको सच पता था, थर्ड में सच छिपाया, हम चुप रहे जबकि हमको पता था। ठीक है। फोर्थ, अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। हमने प्रॉमिस किया, जैसे हम म्यूचुअल फंड कंपनी थे, हमने आपको बताया था, और हमने गारंटीड रिटर्न्स दिए। हमने कहा कि हम गारंटीड रिटर्न्स देंगे, जबकि हमने किसी को कोई गारंटीड रिटर्न प्रोवाइड नहीं किया। दिस विल ऑल्सो अमाउंट टू फ्रॉड। A representation made in a reckless or careless manner, whether it be true or false. Reckless और careless manner मतलब समझे, कुछ भी बोल दिया, careless statement दे दिया, recklessly लापरवाही से हमने कुछ भी statement दे दिया, और मेरे उस statement से कई सारी इन्वेस्टर्स ने इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्टमेंट कर दी। ऐसा कोई स्टेटमेंट अगर हम कर रहे हैं तो भी उसको क्या माना जाएगा? फ्रॉड। इसमें ऊपर एक लाइन देखो इंपॉर्टेंट, पहले भी ये आई थी, ये वेदर और नॉट देयर इज एनी रॉन्गफुल गेन और अवॉइडेंस ऑफ एनी लॉस। आपके उस स्टेटमेंट से किसी को लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, ये फ्रॉड माना जाएगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे मान लीजिए हमने शेयर मार्केट में कोई ऐसी बात बोली जो झूठ थी, भले ही मेरी उस बात से किसी का नुकसान ना हुआ हो, लेकिन फिर भी वो फ्रॉड मान लिया जाए। ठीक है, तो उससे मेरा रॉन्गफुल गेन हुआ हो या ना हुआ हो, किसी को रॉन्गफुल लॉस हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन अगर हमने झूठ बोला है, ठीक है, then in that case it will also be considered as a fraud. Any such act or omission or any other law specifically declares to be fraudulent, कोई भी एक्ट जिसको फ्रॉड मान लिया जाए, deceptive behavior by a person depriving another of informed consent or full participation,
ये देखो क्या है, डिसेप्टिव बिहेवियर बाय अ पर्सन डिप्राइविंग अनदर ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट और फुल पार्टिसिपेशन। आपने कुछ ऐसा किया जिससे आप दूसरे को इन्फॉर्मेशन लेने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है आपके बिहेवियर की वजह से, तो भी उसको क्या माना जाएगा, फॉल्स। और एट्थ भी देखो वही है, फॉल्स स्टेटमेंट मेड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड बिलीविंग इट टू बी ट्रू, an act of an issuer of security giving out misinformation that affects the market price of the security। ये बताओ क्या हुआ, द एक्ट ऑफ द इशुअर ऑफ सिक्योरिटी किसके लिए है, ये कंपनीज के लिए। यानी कंपनी ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे उसके मार्केट प्राइस इफेक्ट हो गए। कंपनी ने कह दिया हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मर्जर हो रहा है, या इसका एक सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए एक कंपनी ने अनाउंसमेंट करी कि हमारी कंपनी हर बार डिविडेंड बांटती है, ठीक है, कंपनी आईपीओ निकालने जा रही थी, शेयर्स निकालने जा रही थी, और उसने ये कहा कि मेरी कंपनी हर बार डिविडेंड बांटती है। ये न्यूज सुन के सारे लोगों ने सोचा अच्छी कंपनी है, डिविडेंड बांटने का मतलब क्या हो गया, डिविडेंड बांटने का मतलब ये हुआ कि कंपनी में प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने न्यूज निकाली कि हमारी कंपनी डिविडेंड बांटती है, ये सोच के सबने पैसा लगा दिया कंपनी में। जब बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया तो उनको पता चला कंपनी डिविडेंड तो बांट रही थी, ये बात तो सही है, लेकिन आउट ऑफ कैपिटल बांट रही थी। पहले इसको एनालिसिस करो क्या हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं ना कोर्ट में, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अब ये बताओ कंपनी ने जो कहा वो सच कहा कि नहीं कहा, सच तो कहा। कंपनी डिविडेंड बांट रही थी, हाँ बांट रही थी, ठीक है। कहां से बांट रही थी, कैपिटल से। कैपिटल से डिविडेंड बांटने का मतलब उन्हीं के पैसे से तुम उन्हीं को दे रहे हो, डिविडेंड शुड बी आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो आप कह तो रहे हो सच भी है, लेकिन एक्चुअली में उसका मतलब अलग है, देन इन दैट केस वो भी क्या मान लिया जाएगा, फ्रॉड, ठीक है, इसको मिस स्टेटमेंट माना जाता है। सिक्योरिटी लॉ फ्रॉड इंक्लूड्स, देखो क्या क्या फ्रॉड हो गए, शॉर्ट में इन्होंने कवर कर दिया। पहला है मिस, वही जो ऊपर डेफिनेशन थी ना उसी को शॉर्ट में करा है, मिस रिप्रेजेंटेशन दैट इज कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, suggestion of a fact which is not true, active concealment by a person who knows the fact। अब इजीली समझ में आ रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट बाय अ पर्सन हु नोज द फैक्ट, जिसको सच पता था उसने वो सच छिपाया। प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, रिप्रेजेंटेशन मेड इन अ रेकलेस एंड केयरलेस मैनर, omission which law specifically declares fraudulent, लॉ ने जिसको फ्रॉड डिक्लेयर किया हुआ है, जो चीज करनी थी आपने नहीं करी, ठीक है, उसको भी फ्रॉड माना जाएगा। डिसेप्टिव बिहेवियर डिप्राइव पीपल इन इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड फुल पार्टिसिपेशन, वो लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे वो कंपनी की कंप्लीट डिटेल्स मांगना चाह रहे थे, वो आपसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने भी आए थे, लेकिन आपने उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी। false statement without reasonable ground of being true and misinformation that is affecting the market price of security, इन सबको क्या माना जाएगा, फ्रॉड। अब इंपॉर्टेंट बात करो जरा, एक्सेप्शंस टू फ्रॉड, बताओ एक्सेप्शंस टू फ्रॉड को मतलब क्या होगा। हाँ, अब जो हम लोग पढ़ेंगे उनको फ्रॉड नहीं मानेंगे, कह रहे इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर फ्रॉड एंड स्टेट्स दैट नथिंग कंटेन्ड इन द क्लॉज shall apply to any general comment made in the good faith in regard to the economic policy of the government। बताओ ये क्या हुआ, कह रहे जनरल कमेंट दिया इन गुड फेथ इन रिगार्ड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। जैसे नॉर्मल आपने नोटिस किया होगा जब इलेक्शंस भी होते हैं या जब बजट भी आना होता है, उसके पहले कुछ कुछ न्यूज चैनल में वो एक्सपर्ट्स को बिठा देते हैं, है ना, और उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है बजट में क्या आएगा, या आपको क्या लगता है इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, या यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एग्जिट पोल। ये क्या होता है बताओ, हाँ एग्जिट पोल मतलब हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको कि हमारे अनुमान के हिसाब से कौन जीतेगा। तो एग्जिट पोल हमेशा सही निकलता है कि गलत भी होता है, गलत भी होता है। अब एक जनरल स्टेटमेंट किसी पर्सन ने बोल दिया कि भाई सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होगी, या बजट को देखते हुए हमको लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर इंक्रीज करेगा। अब मान लो वो इंक्रीज नहीं हुआ, तो विल दैट बी कंसिडर्ड एज अ फ्रॉड। जैसे इस वक्त ये कहा जा रहा है, आपने देखा होगा कि ये जो नया बजट आया है इसमें टैक्सेशन में बहुत रिलीफ मिला है ना, यही एक सबसे बड़ी न्यूज है रेदर बजट की, कि 12 लाख तक इनकम को कोई टैक्स नहीं। इसका इफेक्ट ये निकल रहा है, जो लोग निकाल रहे हैं
कि अगर लोगों के ऊपर टैक्स कम लग रहा है तो उनके खर्चे बढ़ेंगे, स्पेंडिंग बढ़ेगी। आप समझ रहे हो, जब हमें सरकार को टैक्स नहीं देना तो हम और ज्यादा चीजें खरीदेंगे। जब लोग को मतलब खर्चे बढ़ेंगे तो एफएमसीजी सेक्टर बूम करेगा। और आपको पता है जिस टाइम ये न्यूज चल रही थी, बजट चल रहा था, उसी टाइम एफएमसीजी सेक्टर प्राइसेस बढ़ गए, शेयर प्राइसेस। आप देख रहे हो लोगों का दिमाग कितनी तेजी से बढ़ता है, उसी टाइम एफएमसीजी बढ़ गया। अब अगर मान लो ये फोर्सी किया गया कि भाई टैक्सेस होंगे लोगों के, अभी कुछ हुआ तो है नहीं, अभी तो लगेगी इनकम, पूरे साल का बजट है ना। मान लो लास्ट तक ऐसा नहीं हुआ, लोगों का टैक्स बचा लेकिन उन्होंने उससे सेविंग कर ली rather देन खर्चा, यानी एफएमसीजी सेक्टर में जो बूम एक्सपेक्ट किया गया था वो नहीं हुआ, तो क्या ये फ्रॉड मान लिया जाएगा? नो, बिकॉज दिस वाज अ जनरल स्टेटमेंट। कोई इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में कुछ कह रहा है, गवर्नमेंट बजट के बारे में कुछ कह रहा है, दीज आर जनरल कमेंट्स, और इनके बेसिस पे फ्रॉड इसको नहीं माना जा सकता। ठीक है, इस पे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, सेम, हम एक कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं। ट्रेंड्स इन सिक्योरिटी मार्केट, ज्यादातर प्लेयर्स जो सिक्योरिटीज मार्केट के है ना, जो इन्वेस्टर एनालिसिस करते हैं, वो ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड समझिए कि भाई इस साल इतना बढ़ा, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, हर साल बजट के बाद इंक्रीज होता है। तो इस बार भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ट्रेंड को देखते हुए हमें लगता है कि बजट के बाद इंक्रीज होगा शेयर मार्केट, और मान लो नहीं हुआ, तो क्या ये फ्रॉड मान लिया जाएगा? नो। ओके, जैसे आपकी क्लास की परफॉर्मेंस को देख के हमने कहा कि नहीं सब बहुत बढ़िया परफॉर्म करें, जरूर पास हो जाएंगे। ट्रेंड को देखते हुए हमने कहा जिस हिसाब से ईईटी में अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, उस हिसाब से ट्रेंड को देखते हुए पास हो जाएंगे। अब मान लो कहीं ऊंच नीच हो गई, तो क्या ये फ्रॉड मान लिया जाएगा हमारा? नो, ये तो जनरल कमेंट किया गया था। और एनी अदर मैटर ऑफ अ लाइक नेचर, वेदर सच कमेंट्स आर मेड इन पब्लिक और इन प्राइवेट, ठीक है, इनको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। चलो, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। Investigating authority means any person authorized by SEBI to undertake investigation and mule account. ये देखो नया वर्ड है, आपको सुनने को मिलेगा। Mule account includes trading account maintained with a stock broker or dematerialized account or a bank account linked with such trading account in the name of a person where account is effectively controlled by another person. मतलब समझे, वो अकाउंट है किसी और का और उसको कंट्रोल कोई और कर रहा है। जैसे कुछ कुछ हम लोग बेनामी देख रहे थे, बेनामी में भी तो यही था, हम, हाँ, वो डीमैट अकाउंट आपका है लेकिन उसमें शेयर की ट्रेडिंग हम करते हैं, ऐसे अकाउंट को म्यूल अकाउंट कहा जाता है। तो पैसा कोई और लगा रहा है, शेयर ट्रेडिंग कोई और कर रहा है, बस वो डीमैट किसी और के नाम पे। मतलब ऐसा तब होगा जब हम नहीं दिखाना चाह रहे कि हम सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं। तो आप अभी बच्चे, हमने आपका एक डीमैट अकाउंट खुलवा लिया और खुद जो हमें ट्रेडिंग करनी है आपके नाम से हम सब करे जा रहे हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है वो हम अपना बुक कर लेते हैं। ऐसे अकाउंट को क्या कहा जाता है? म्यूल अकाउंट। ओके, तो ये म्यूल अकाउंट होना ये कैसा लीगल है कि ये भी गलती माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हम किसी और के अकाउंट को यूज करके अपना काम कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आइए, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज मार्केट, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग्स इन सिक्योरिटी, नो पर्सन शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देखिए क्या क्या नहीं कर सकते, बाय और सेल और अदरवाइज डील इन सिक्योरिटीज इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। बताओ, फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट? म्यूल अकाउंट आपकी बुक में नहीं दिया है क्या? अच्छा, ये न्यू एडेड है। अब जैसे हम लोग बेनामी में नहीं देख रहे थे, रामू काका की कंसेंट ले लो या बिना बताए कर लो, माना तो बेनामी ही जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन फिर इसका आप देख लेना, ठीक है, इसका या तो लिख लेना अपनी बुक में। जो जो चेंजेस है आई होप आप लोग करते जा रहे हैं ना, क्योंकि हमारी अपडेटेड है, आपकी पुरानी बुक है। जहां जहां जो जो चेंजेस मिला करें अभी के लिए वहां पर लिख लिया करो। जैसे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी दिया आपके में, उसके आगे लिख देना न्यू डेफिनेशन म्यूल अकाउंट, ताकि जब पढ़ो तो कम से कम ध्यान तो आ जाए कि यहाँ से हमें कुछ लेना है। ठीक है, तो वो 2-3 लाइन लिख लीजिएगा। अच्छा, इसमें आइए, प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग्स में, नो पर्सन शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय और सेल अदरवाइज डील इन सिक्योरिटी इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। आई थिंक फर्स्ट में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सेकंड, यूज और एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद इशू, परचेज और सेल ऑफ एनी सिक्योरिटीज
एनी मैन्युपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस, कह रहे शेयर की खरीद बेच में हम कैसी चीजों का यूज कर रहे हैं, मैन्युपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। employ any device scheme और artifice to defraud, यानी हमने कुछ ऐसी स्कीम यूज करी है जिसका मेन पर्पस क्या है, फ्रॉड करना। या engage in any act, practice, course of business which operate or would operate as a fraud or deceit upon any person in connection with dealing or issue of security। इनमें से कुछ भी अगर हमने किया है तो उसको क्या माना जाता है, अनफेयर या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस। अब इसमें एग्जाम्पल देखो जरा, फर्स्ट वाले में देखो क्या गलत हो रहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए। समझ आए कुछ कुछ क्या हो रहा है। रमेश जो था वो क्या था, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव था कंपनी का, ठीक है, और उसको इंस्ट्रक्शंस किससे रिसीव होते थे, पीयूष से, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। अब बेस्ड ऑन द सेड इंस्ट्रक्शंस रमेश यूज्ड टू ट्रेड ऑन बिहाफ ऑफ पीयूष, यानी रमेश क्या कर रहा था, पीयूष, पीयूष के पास कंपनी की इनसाइडर इंफॉर्मेशन थी, उसके बेसिस पे ट्रेडिंग कौन कर रहा था, रमेश। Ramesh indulged in front running by using information received from Piyush for trading in the same script and squared off trade। squared off समझते हो, जैसे उस चीज को सुबह खरीदा शाम को बेच दिया, इसको स्क्वायर ऑफ पोजीशन बोलते हैं, कि हमने सुबह खरीदा फिर उसके बाद मार्केट क्लोज होते होते हमने उसको बेच दिया, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया। यानी देखा जाए कहीं ना कहीं रॉन्गफुल गेन के लिए इनको जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी पीयूष से, उसका यूज करके ये ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अनफेयर और फ्रॉडुलेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, यस इट इज फ्रॉडुलेंट। इसी तरह सेकंड देखो, X bought shares in advance of ABC company based on the price sensitive information received from the employee of XYZ and later sold those shares of ABC company to XYZ company for profit। ये भी वही है फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग ऊपर भी वर्ड आया था, फ्रंट रनिंग मतलब वही जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग आप बोलते हो, किसी चीज की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपने पहले ट्रेडिंग कर ली। जैसे याद करिए हमने आपको एग्जांपल दिया था, हमको ऐसा लग रहा है जैसे ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे इन्होंने बताया कि कंपनी का किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है। आज कंपनी के प्राइसेस, ये इंफॉर्मेशन भी प्राइस सेंसिटिव है, आज कंपनी के प्राइसेस कम थे, तो इन्होंने रमेश को बोल दिया और क्या कहा कि तुम अपने नाम पे खरीद लो, ठीक है। अब रमेश ने शेयर्स खरीद लिए, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन मार्केट में आई, जैसे ही वो इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल हुई शेयर मार्केट के प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब इन्होंने क्या किया, वो जो खरीदे थे उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, यानी मान लो 100 शेयर खरीदे थे तो वही 100 शेयर इन्होंने बेच दिए। अब ये जो इन्होंने स्क्वायर ऑफ किया, 100 खरीद के 100 बेचे, ये सिर्फ और सिर्फ क्यों किया, उस प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का फायदा उठा के किया, और जो भी प्रॉफिट हुआ वो दोनों ने आधा आधा बांट लिया, ठीक है। ये भी क्या माना जाता है, अनफेयर प्रैक्टिस। तो आपको लगता है ये होता होगा कि नहीं होता होगा, दिस इज वेरी कॉमन, ये बहुत होता है। हाँ बिल्कुल पेनाल्टीज हाई है, बट फिर वही बात आती है ना, पेनाल्टी तब लगेगी जब पकड़ में आएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है और इतने लेवल पे हो रहा है। आपने सुना है स्टॉक मार्केट में जो शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, दे आर डन बेस्ड ऑन टिप्स रिसीव्ड। ये वर्ड सुना है, टिप मिली है, टिप समझ गए, जैसे हमने आपको टिप दे दी रिलायंस पे खरीद लो, ये टिप होती है। और पूरे स्टॉक मार्केट में जो लोग ये ट्रेडिंग करते हैं ना, ये टिप्स की बेसिस पे करते हैं। अब सोच के बताओ टिप हम कैसे देंगे आपको। एब्सोल्युटली, देखो टिप्स का एक तरीका तो ये हुआ कि या तो हम इतने लर्नड हैं, इतना एक्सपीरियंस है और अपने हिसाब से बता रहे हैं, बोलते सब यही है कि हमको इतना एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहे हैं जाओ रिलायंस का खरीद लो, रातों रात अमीर बन जाओगे, ठीक है। बट आप खुद सोच के देखो, अगर हम इतनी बड़ी टिप दे रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो इनसाइडर की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, दैट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ टिप। वरना स्टॉक मार्केट को कोई कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये सारी की सारी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंपनी के ही पर्सनल से आती है। अब पकड़ जाता है तो इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी लगती है, नहीं तो नहीं लगती है। ओके चलो, प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस।
Regulation 4 provides that no person shall indulge in manipulative, fraudulent or unfair trade practice in securities market. Any act of diversion, ये ब्लॉक दिया है, any act of diversion, misutilization, siphoning of assets or earnings of a company whose securities are listed, or any concealment of such act or any device, artifice to manipulate the books of account, financial statement of such company that would directly or indirectly manipulate the prices of security. यानी हम कुछ भी अपनी कंपनी में इस तरीके का कर रहे हैं जिससे कंपनी के शेयर प्राइसेस में मैन्युपुलेशन हो रहा है, कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ जाएं, कुछ अगर हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, देन इन दैट केस उसको क्या माना जाता है, अनफेयर या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस. एक और एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए हमको पता है कि जब मेरी कंपनी के बुक्स क्लोज होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवील होते हैं, ठीक है, अब क्या हुआ, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाए तो हमने उसको प्रॉफिट दिखा दिया, ठीक है, फाइन. प्रॉफिट दिखाना जैसे ही ये बात मार्केट में आई कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज हुई है, प्रॉफिट्स आ गए, ठीक है, प्रॉफिट आते ही शेयर प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है. अब क्या हुआ, कंपनी ने पहले तो दिखा दिया प्रॉफिट से शेयर प्राइस बढ़ गया मार्केट में, उसके बाद इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवीजन कर लिया. एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंट्स में जिसमें यू कैन रिवाइज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. शायद कंपनी लॉ में कहीं एक आध जगह आपने पढ़ा भी होगा. रिवाइज करने का मतलब समझे क्या हुआ, कि हमने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल दिया, उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि देयर वाज सम मिस्टेक, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिवाइज किया. हम ये भी बता दें, आपने इसमें अगर जिसने पढ़ा है कंपनी लॉ उसने पढ़ा होगा, इसके बेसिस पे जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन होती है डायरेक्टर की, वहां पढ़ा होगा आपने, वो रिवाइज हो जाती है. क्योंकि जैसे मान लो पहले था उसका 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट होता है, पहले नेट प्रॉफिट अलग आया, फिर आपने रिवाइज करा, रिवाइज करने के बाद नेट प्रॉफिट कम हुआ, तो उसको तो तुमने 11% दे दिया. समझ में आया, ये भी एक तरीके का फ्रॉड होता है कि पहले आपने दिखाया कि हमारे नेट प्रॉफिट इतना इतना है, उसके 11% के हिसाब से तुमने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे दिया मैनेजर्स को, ठीक है, बाद में आपने कहा कि हाँ हाँ मिस्टेक हो गई थी, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर ले रहे, तो तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करके नेट प्रॉफिट तो कम दिखा दिया, और वो मैनेजर को जो 11% के हिसाब से दे दिया उसका क्या, वो वापस करना पड़ेगा एब्सोल्युटली, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इस तरीके का अगर आप कुछ काम कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट मैनिपुलेट कर दिया या कुछ भी कर रहे हैं जिससे शेयर प्राइस इफेक्ट हो सकता है, सेबी उसको अनफेयर या मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस मानता है. देखो फिर वही चीज है, अब उन्हीं पॉइंट्स को दिया है, फर्दर एनी डीलिंग इन सिक्योरिटी शैल बी डीम्ड टू बी मैनिपुलेटिव इफ इट इन्वॉल्व्स एनी ऑफ द फॉलोइंग. अगर इनमें से कुछ भी किया है तो मान लिया जाएगा कि वो क्या है, मैनिपुलेटिव. कुछ 4-5 पढ़ के देखते हैं. फर्स्ट देखो जरा, knowingly indulging in an act which creates false or misleading appearance of trading in the securities market. यानी कुछ ऐसा गलत दिखा रहे हैं कि ट्रेडिंग हो रही है जबकि एक्चुअल में कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है. Dealing in a security not intended to effect transfer of beneficial ownership but intended to operate only as a device to inflate, depress or cause fluctuations in the price of security. अभी एग्जाम्पल हमने आपको दिया था कि हमने खुद ही एक बड़ा बाय ऑर्डर डाल दिया, मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं, जैसे हमने अपने फ्रेंड से कहा कि तुम मेरी कंपनी का एक बहुत बड़ा बाय ऑर्डर डालो, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मेरा फ्रेंड मेरे शेयर लेना चाहता है, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या था कि मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज हो जाए. तो अगर इस ऑब्जेक्टिव से वो शेयर का बाय ऑर्डर डाल रहा है तो उसको भी मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस मान लिया जाए. देखो ये लाइन लिखी है ना, कह रहे डीलिंग इन सिक्योरिटी नॉट इंटेंडेड टू ट्रांसफर ओनरशिप. मतलब आपने जो परचेज ऑर्डर डाला उसमें आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको ओनरशिप मिल जाए, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाए मार्केट. ओके. इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू सब्सक्राइब टू एन इशू for fraudulently securing the minimum subscription to such issue by advancing or agreeing to advance any money to any other person through any other means. इसमें बताओ क्या हो रहा है, आया समझ में, क्या कॉन्सेप्ट होता है बताओ. मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या था, 90% लेना पड़ता है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता है तो पूरा इशू फेल हो जाता है. अब एक तरीका जो लीगल तरीका है मिनिमम सब्सक्रिप्शन बचाने का वो होता है अंडरराइटर.
लेकिन कह रहे हमने अंडर राइटर से नहीं करा, हमने किसी पर्सन से बात कर ली, हमने कहा तुम खरीद लेना बाद में बेच देना, ठीक है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ मैनिपुलेटर। अगर आप उसके लिए अंडर राइटर कर रहे हो तो अंडर राइटर तो फिर सभी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी अंडर राइटर होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू सब्सक्राइब टू एन इशू फॉर फ्रॉडुलेंटली सिक्योरिंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आपने किसी को कन्विंस कर लिया कि तुम मेरी कंपनी के शेयर ले लो सिर्फ इसलिए ताकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाए, ठीक है, by advancing or agreeing to advance any money to any other person or through any other means, जिसके लिए हम आपको कुछ फंड्स अलग से दे देंगे और बाद में आप बेच देना, ठीक है, ऐसा अगर हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी वो क्या माना जाएगा, मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस। सिमिलरली अगला देखो, inducing any person for dealing in security for artificially inflating, depressing or maintaining, causing fluctuation in the prices। I think अब समझ में आ रहा है। आगे देखो लिखा है by paying or offering, agreeing to pay money or money is worth, कि हम तुमको इतना रुपया दे रहे हैं, तुम जैसे अभी हमने बोला परचेज ऑर्डर डाल दो, मेरी कंपनी के शेयर प्राइसेस का रूमर फैला दो, शेयर प्राइस इंक्रीज करवा दो, इसके लिए हम तुम्हें पैसा दे देंगे। आर्टिफिशियली अगर आप प्राइस इंक्रीज करवा रहे हैं मार्केट में, देन इन दैट केस किसी भी तरह से तो उसको मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस मान लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे जी है एंटरिंग इनटू अ ट्रांजैक्शन विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ओके। फिर देखो और है आई वाला, देखो डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन और एडवाइस थ्रू एनी मीडिया whether physical or digital which the disseminator knows to be false or misleading, which is designed or likely to influence the decision of investors dealing in security। समझ में आया, बताओ इसमें क्या किया उसने। कम ऑन इट सिंपल, क्या किया उसने, हाँ किसी मीडिया के थ्रू फॉल्स इंफॉर्मेशन दी। तो जैसे मान लो कोई आईपीओ वगैरह निकलने वाला है या कुछ, उसी टाइम उस कंपनी का मीडिया में आ गया न्यूज कि इस कंपनी ने इस साल इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं या इतने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो कन्विंस हो जाए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसा भी अगर हम कुछ कर रहे हैं, ये सब का सब क्या माना जाएगा, मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस। इस एक्ट में बेसिकली अगर आप देखो तो बार बार ये यही समझा रहे हैं मैनिपुलेटिव किसको किसको माना जाएगा, ये एक्ट ही इस चीज का है। जिनको माना जाएगा उनका होगा क्या वो नहीं बताया इस एक्ट में, वो तो सेबी ने बता दिया था। सेबी ने सेबी एक्ट में बहुत पहले बताया था कि अनफेयर प्रैक्टिस और मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस का ये होगा, लेकिन वहां क्वेश्चन क्या राइज हो रहा था कि अनफेयर और मैनिपुलेटिव में किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, क्योंकि अनफेयर और मैनिपुलेटिव बहुत बड़ा वर्ड है। तब उनको रियलाइज हुआ कि ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज अनफेयर व्हाट इज मैनिपुलेटिव। तो इसमें सिर्फ यही बता रहे हैं कि मैनिपुलेटिव और अनफेयर है क्या। ओके एक बस ये देख लो पी वाला, बाकी तो सिंपल है, रीड कर लेना। मिस सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी, मिस सेलिंग वर्ड देखो इसका मतलब क्या हुआ, मिस सेलिंग मींस सेल ऑफ सिक्योरिटीज और सर्विसेज रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय नोइंगली मेकिंग अ फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। वही बात है, फॉल्स स्टेटमेंट देके अगर हम सिक्योरिटी सेल करने की बात कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, मिस सेलिंग, गलत सेलिंग। knowingly concealing or omitting material fact, knowingly concealing the associated risk, हमने रिस्क डिस्क्लोज नहीं करी। जैसे हर कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस होता है या इवन म्यूचुअल फंड होता है उसमें लिखा रहता है रिस्क फैक्टर, एक पोर्शन होता है प्रॉपर रिस्क का कि अगर आप लगाते हो तो ये रिस्क हो सकती है। हमने और ये सभी कहता है मैंडेटरी है लिखना, हमने क्या किया, हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला लेकिन उस पर रिस्क वाला पोर्शन गायब कर दिया, ठीक है। अब अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो इसको भी क्या माना जाएगा, मिस सेलिंग। गलत तरीकों से अगर हम शेयर्स परचेज करने के लिए लोगों को इंड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मिस सेलिंग। एग्जाम्पल आ जाओ, यही एग्जाम्पल्स एज इट इज आ जाते हैं एग्जाम में। देखो फर्स्ट वाला बताओ क्या हुआ, फर्स्ट वाले में क्या हुआ समझ आया कुछ कुछ, जैसे वही अभी डिविडेंड वाला एग्जाम्पल हमने आपको दिया था। हाँ पहले इन्होंने कह दिया भाई हमारी कंपनी डिविडेंड बांटती है, ये देख के सबने इन्वेस्ट कर दिया और बाद में जाके पता चला कि डिविडेंड गोस आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसी तरह दूसरा देखो, the company VCL came out with an IPO of 10 lakh equity shares of 10
which was subsequently listed on Delhi Stock Exchange, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. The company has issued misleading advertisement. Hence, the company has violated the provisions of PFUTP. Basically, यहाँ पर क्या है? Misleading advertisements अगर आपने निकाले हैं, then in that case, promise कर दिया return, जबकि शेयर में या म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स जो है वो कभी भी गारंटीड नहीं हो सकते. लेकिन अगर आप मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट. समझ आ गया यहाँ तक होते क्या है मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस. अब इसका देखो वो वाला वर्जन है कि इन्वेस्टिगेशन. अब इसका प्रोसेस कैसे होगा? पता चला कोई मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस है तो सेबी क्या करेगी? पावर्स ऑफ द सेबी टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन. जैसे ही सेबी को पता चलता है कि कोई मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस हो रही है तो सेबी सबसे पहले क्या ऑर्डर करेगा? उसका इन्वेस्टिगेशन. वेयर द सेबी, द चेयरमैन, द मेंबर और द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट transactions in securities are being dealt with in a manner detrimental to the interest of securities market, and any intermediary or any person associated with security market has violated the provision. It may at any time by order in writing direct any person to investigate the affairs of such intermediary. हमको बताओ ये पैराग्राफ समझ में आया? सिंपल लॉ की लैंग्वेज है. हम ये देखना चाह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. कब हो रहा है और सेबी क्या कर रहा है आप बताइए. जब सेबी को क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है सिक्योरिटीज मार्केट में जो डेट्रीमेंटल है, या कोई इंटरमीडियरी है जो सिक्योरिटीज के जो एक्ट है उसको वायलेट कर रहा है, तो सेबी क्या करेगा? अथॉरिटी को, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को ऑर्डर करेगा कि उस इंटरमीडियरी में क्या करिए? इन्वेस्टिगेशन करिए उस मैटर का. सिंपल है, कुछ इसमें है नहीं टेक्निकल, बस लैंग्वेज बहुत टेक्निकल लिखी है. अब इसके आगे का स्टेप देखो क्या हुआ. पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी. अब देखो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या क्या करेगी. फर्स्ट पॉइंट रीड करके बताओ क्या करेगी. कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स. जिसके ऊपर भी डाउट हुआ है उससे इंफॉर्मेशन मांगेंगे, रिकॉर्ड्स मांगेंगे. सेकंड बताओ क्या करेंगे. टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक, रजिस्टर और एनी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी. उनसे बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स मांगेंगे. थर्ड, सिर्फ पहली लाइन मार्क करना. To require any intermediary or any person associated with securities market to furnish such information, produce books, register or other documents or records before him. ऊपर वाले में कंपनी के लिए था, नीचे वाले में इंटरमीडियरी के लिए. तो वो रिकॉर्ड्स मंगा सकता है, इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है. फोर्थ पॉइंट में फर्स्ट 2 लाइन पढ़ के बताओ क्या करेगा. अगर वो चाहे तो उन बुक्स एंड रजिस्टर्स को अपनी कस्टडी में रख सकता है, और मैक्सिमम कितने समय के लिए? 6 मंथ्स के लिए. फिफ्थ देखो क्या कर रहा है. फिफ्थ में बताओ क्या कर रहा है. पूछताछ कर रहा है. अब वहां के जो एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, ओरली एग्जामिन कर रहे हैं. टू एग्जामिन ओरली एंड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन कंसर्न और एनी डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ सच पर्सन and take notes of such oral examination. पूछताछ करी और जो भी उन्होंने बयान दिया उसको नोट कर लिया. कौन कर रहा है ये सब? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी. किसके कहने पर कर रही है? सेबी के कहने पर. क्यों कर रही है? क्योंकि कोई मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस डिटेक्ट हुई है. ठीक है. सिक्स्थ बताओ क्या करा उसने. एग्जामिन ऑन ओथ का मतलब समझते हो? आपके स्कूल में प्लेज होती थी, कैसे करते थे बताओ? होती थी, इसका मतलब सब ऐसे. और क्या बोलते थे? भूल गए ना, याद है पूरी? बताओ क्या बोलते थे? हाँ, इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस. हमारे स्कूल में कुछ बच्चे थे, पता है क्या करते थे? जब ये वाली लाइन आती थी ना, और हाँ ये देखो, इसका मतलब आप समझ रहे हो हमारी आपकी जनरेशन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. बड़ी टाइम बाद समझ में आया. जैसे ही लाइन आती थी ना, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर तक तो ठीक था, सिस्टर चुप हो जाते थे, हमारी काय की सिस्टर्स आ रही है ना. हाँ, यही प्लेज होती थी. हम पूछ ही रहे थे प्लेज में ये क्या करते थे. ये कैसी होत है, ये क्या कैसा हुआ. हाँ हाँ, पहले के टाइम पे क्या होता था, शपथ जब ली जाती है ना तो ऐसे नीचे, ऐसे वो डाकू आंखों को देखा होगा आपने, ऐसे वो मशाल लेके चलते हैं और ऐसे ओथ लेते हैं. दिस इज द प्रॉपर वे. तो अब आजकल के समय में नीचे की मशाल हट गई, ये रह गया ओथ. ठीक है. या कोर्ट में जब ऐसे गीता पे हाथ रख के कसम खाते तो भी नीचे गीता होती है. अब आजकल वो सब हट गया, ये ओथ हो गया बस. ठीक है.
तो दिस इज एग्जामिनिंग ऑन ओथ. एग्जामिनिंग ऑन ओथ का मतलब यही हुआ कि उनसे कसम खिलवा के उनसे सच बुलवाते. To examine on oath any manager, managing director, officer or other employee or any intermediary or any person associated with securities market in relation to the affairs of the business. अच्छा, सेवेंथ में बताओ क्या किया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने. हाँ, उससे रिलेटेड जो भी बैंक है या कोई कॉरपोरेशन है, जिन जो भी उनसे रिलेटेड पर्सन है, उन सबको बुलाया जाएगा. उसके बाद टेंथ वाला पढ़ लो सीधे. टेंथ में क्या किया. जो भी ये सर्च एंड सीजर कर रहे हैं वो किस प्रोसीजर के हिसाब से होगा. क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के हिसाब से सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. अब इस हिसाब से हमको खुद लॉजिकली बताओ अगली हेडिंग का मतलब क्या होगा. ड्यूटी टू कोऑपरेट. किसकी ड्यूटी. जिसकी चेकिंग हो रही है, जिन एम्प्लॉइज का स्टेटमेंट लिया गया, जिनको ऑन ओथ एग्जामिन किया गया, यानी उनकी ड्यूटी है कि वो कोऑपरेट करें. ठीक है. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन in respect of whom an investigation has been ordered. मतलब सेबी ये उम्मीद कर रहा है कि अगर आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो तुम कोऑपरेट करो ताकि हम तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकें. ऐसा सेबी कह रहा है. टू प्रोड्यूस टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी by any person authorized by him such books, accounts or other documents in his custody or control. जो भी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीजें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपसे मांग रहा है, आप चुपचाप लाके उसको प्रेजेंट कर दीजिए. To appear before the investigating authority personally when required to do so. और जब जब investigating authority तुमको बुलाए तब तक तुम चुपचाप आ जाना ताकि वो तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके. कोऑपरेट करो. ठीक है. ये देखो थर्ड. जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको क्या करना पड़ेगा. अपने घर के दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के लिए कि आपका जब मन हो आप हमारी चेकिंग के लिए आए, जो मन हो हमसे सवाल पूछें और जो डॉक्यूमेंट्स आप कहेंगे वो हम आपको प्रेजेंट करेंगे. ठीक है. हाँ बेटा. हाँ, रीजनेबल टाइम देखो जैसे लिखा है एट ऑल रीजनेबल टाइम्स. नॉर्मली रीजनेबल टाइम्स होता है बिफोर सनसेट. ठीक है. अब ये नहीं कि अब रात में 12 बजे 1 बजे आप आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं. बट देन दिस इज ऑल्सो जब उनको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है ना तो वो 12 1 2 कुछ नहीं देखते हैं. बट लॉ में एक लिख दिया है कि ऐसा ना हो कि जब भी डॉक्यूमेंट मांगने हैं तो आप 1 ही बजे आ रहे हैं रात में. ये ना करें. कोशिश करें कि जो नॉर्मल डे आवर्स हैं उस टाइम आके आप इन्फॉर्मेशन मांगे. ओके. अगला वाला भी यही है. एक्सटेंड टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर एग्जामिनिंग बुक्स. रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर एग्जामिनिंग बुक्स मतलब वो जो भी बुक्स, डॉक्यूमेंट, रजिस्टर चेक करना चाहते हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटी दीजिए ताकि वो आपके बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सके. ओके. नेक्स्ट. अब क्या हुआ. पहले इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, फिर उनको ड्यूटी दी कि तुम इन्वेस्टिगेशन करवाओ. अब इन्वेस्टिगेशन हो गई. इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसकी रिपोर्ट जो है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी किसको दे देगा. सेबी को. द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी शैल ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन after taking into account all relevant facts submit a report to the appointing authority. However, investigating authority may submit an interim report pending completion of investigation. ये क्लियर है. इंटरिम रिपोर्ट. हाँ, बीच में कह रहे हैं वैसे तो इन्वेस्टिगेशन पूरी खत्म होने के बाद रिपोर्ट देनी है, लेकिन अगर कभी ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आपको इसी टाइम कोई रिपोर्ट देना जरूरी लगता है तो वो इंटरिम रिपोर्ट भी दी जा सकती है. इंटरिम रिपोर्ट मींस जो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरेशन में दी जा रही है. दो चीजें होती है, एक इंटरिम और एक फाइनल. फाइनल रिपोर्ट होती है इन्वेस्टिगेशन पूरा खत्म होने के बाद और इंटरिम होती है ड्यूरिंग. जैसे दो डिविडेंड होते थे ना, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड. ओके. इन्फोर्समेंट बाय द सेबी. अब जब सेबी को पता चला, सारी रिपोर्ट मिल गई, तो सेबी क्या क्या करेगा. सेबी कुछ एक्शंस ले सकता है. यहां से इंपॉर्टेंट मार्क करना. रेगुलेशन 11 prescribe that SEBI may by an order for reasons to be recorded in writing in the interest of investors and security market take any of the following actions. ये actions ले सकता है SEBI. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है. जैसे वो एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि उनकी कंपनी थी और उन्होंने मिसस्टेटमेंट किया, ऐसा किया,
तो वो ऐसे ऐसे पूछ लेंगे, फिर कहेंगे वेदर एनी डिफॉल्ट हैज बीन डन एज पर दिस एक्ट, बड़ा सा नाम इस चैप्टर का, एंड व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन बाय सेबी। ठीक है, तो एक्शंस कैन बी टेकन में ये आ जाएगा। अब हमको बताओ सबसे पहले सेबी ने क्या किया, सस्पेंड द ट्रेडिंग, जिस सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिस कंपनी से रिलेटेड लग रहा है उनकी ट्रेडिंग सस्पेंड कर देंगे। सेकंड देखो हम लोग को कई जगह देखने को मिलता है, restraining the persons from accessing the securities market, यानी उस कंपनी के जो भी मैनेजर्स ऑफिसर्स हैं अब वो सिक्योरिटीज मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। थर्ड, अगर ये पता चला कि स्टॉक एक्सचेंज की कुछ ऑफिसर्स ने गड़बड़ करी है तो उनको क्या किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। फोर्थ में क्या कर रहे हैं, इम्पाउंड भी मतलब जब्त करना होता है, इम्पाउंड एंड रिटेन प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज in respect of any transaction which is in violation of these regulations. What does this mean? Proceeds of securities, जो पैसा आया उन सिक्योरिटी से। तो अगर इनको लगता है कोई ट्रांजैक्शन था जो मैनिपुलेटिव था, उस ट्रांजैक्शन से जो पैसा आया है वो पैसा क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। अगले में पढ़ो, फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन की वजह से वो जो एसेट है या जो सिक्योरिटी है उसको डिस्पोज नहीं किया जाएगा, मतलब अब उस सिक्योरिटी की सेल परचेज नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जो अनफेयर ट्रांजैक्शन या फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, कह रहे उस पर अब फर्दर डीलिंग नहीं की जाएगी। एफ में बताओ क्या हो रहा है, एफ में बताओ क्या हो रहा है, इतना पढ़ लो, रिफ्रेन फ्रॉम डीलिंग इन सिक्योरिटी। रिफ्रेन इन डीलिंग इन सिक्योरिटी मतलब उनको डील करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है, अब उनके जो भी ऑफिसर्स हैं या एम्प्लॉइज हैं, दे विल नॉट बी अलाउड टू डील इन दैट सिक्योरिटी। Prohibit the person concerned from disposing the security and direct the person concerned to dispose any security acquired in contravention of these regulations। मतलब अगर आपने बिना रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके कोई सिक्योरिटी एक्वायर करी है तो आपको वो सिक्योरिटी डिस्पोज करनी पड़ेगी। डिस्पोज मतलब होता है बेचना, हटानी पड़ेगी। यानी फ्रॉडलेंट तरीके से कोई सिक्योरिटी खरीदी है तो वो सिक्योरिटी आपको बेचनी पड़ेगी, ताकि देखो कह रहे हैं फॉर रिस्ट्रेनिंग द स्टेटस क्यू एंड, स्टेटस क्यू एंड मतलब समझे, हमने गलत करके खरीदी थी, अब सेबी हमसे कहेगा उसको बेच दो ताकि मेरी ओरिजिनल पोजीशन वही आ जाए। यू गॉट द पॉइंट, क्या हुआ, हमने अनफेयर प्रैक्टिस करके कोई सिक्योरिटी परचेज करी, अब ऑर्डर क्या पास कर दिया जाएगा कि आप इसको बेच दो ताकि मेरा ओरिजिनल स्टेटस वापस आ जाए। मेरे पास सिक्योरिटी पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। ठीक है, ये ऑर्डर्स कौन पास कर सकता है, सेबी। एनी डाउट, ये बताइए आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा मैटर भी दिया हुआ है क्या, फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं, ऑनलाइन में कोई पूछ रहा है, फर्स्ट स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐसा है जो मेरे में नहीं था आपके में है। अच्छा बाय द वे ऐसा कोई मैटर आता है जो आपके में है हमारे में नहीं है, ठीक है, देन इन दैट केस उसको सिर्फ एक बार रीड कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है तो गिव अ सिंपल रीडिंग एंड देन लीव इट। ओके, अब बताओ ये क्या है, मैनर ऑफ सर्विस ऑफ समन एंड नोटिस इशूड बाय सेबी। मैनर ऑफ सर्विस ऑफ समन, जब इन्वेस्टिगेशन होगी ऑब्वियसली तो सेबी क्या करेगा, समन सेंड करेगा। समन, समन क्या होता है, बुलावा, ठीक है, लॉ का बुलावा। अ समन और नोटिस इशूड बाय सेबी शैल बी सर्व्ड ऑन द पर्सन थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। कैसे भेजा जाएगा समन, देखो, बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग इट टू दैट पर्सन और इज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, या तो बाय हैंड उसको पकड़ा दो या फिर बाय सेंडिंग इट टू द पर्सन बाय फैक्स और ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज अलोंग विद ईमेल और स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। सिंपल, या तो बाय हैंड डिलीवरी कर दो, या तो मेल भेज दो, या रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दो, या इलेक्ट्रॉनिक मेथड के थ्रू सेंड कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों तरीकों से हमें क्या भेजना है, समन। ये पढ़ो,
ये मॉड्यूल 1 में टॉपिक कवर्ड है, बट यहाँ पढ़ के देखो क्या लिखा है इसमें। मान लीजिए हमने उसको समन भेजा और वो रिसीव नहीं कर रहा है, जब जब पोस्टमैन उसको समन देने आता है तो वो छिप जाता है, तो क्या करते हैं, हाँ उसके घर का जो गेट होता है वहां जाके समन चिपका दिया जाता है, या घर के कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस पे उस समन को रख दिया जाता है और ये मान दिया जाता है कि आपको समन रिसीव हो गया है। देखो, इन केस ऑफ फेलियर टू सर्व अ समन और नोटिस थ्रू एनी ऑफ द मोड, द समन और notice may be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the person resides or known to have resided or carries on business, or last work for gain and written report shall be prepared in the presence of two witnesses. अगले पॉइंट में देखो, अगर डोर पे भी नहीं चिपका पा रहे हैं तो, हाँ अब तो पब्लिक नोटिस हो गई, ठीक है। इन केस फेलियर टू अफिक्स द समन और नोटिस ऑन द आउटर डोर, द समन और नोटिस शैल बी पब्लिश इन एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, ठीक है। तो या तो हाथ पे पकड़ाओ या मेल भेजो, लेकिन अगर आप छिप रहे हैं ताकि समन मिले ही ना और कार्रवाई आगे बढ़े ही ना, तो आपके घर के बाहर लगा दिया जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है तो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देंगे, और न्यूज़पेपर में आने का मतलब डीम्ड पब्लिक नोटिस होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, suspension or cancellation of registration. The SEBI may, without prejudice to any action under securities law, thereby by an order or reason to be recorded in writing in the interest of investors, take the following action against intermediary. यानी अगर किसी इंटरमीडियरी ने फ्रॉडुलेंट या मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस करी है तो उसके खिलाफ देखो क्या क्या इशू किया जाएगा, वार्निंग और सेंसर, सेंसर यही एक डांट लगाई जाएगी, वार्निंग इशू की जाएगी कि आप ऐसे मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस ना करें, या फिर क्या होगा, सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरमीडियरी, कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। तो बी और सी तो एक ही बात हो गई, टेम्पररी, सस्पेंशन इज टेम्पररी और कैंसिलेशन इज परमानेंट। नो फाइनल ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन देखो कह रहे नो फाइनल ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन और कैंसिलेशन shall be passed unless the procedure specified in the regulation is complied with। वो ये opportunity of being heard वाला कह रहे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले जो फुल फ्लेज्ड प्रोसीजर है इंटरमीडियरीज रेगुलेशन में, ये देखो ये सुना है कभी, सेबी इंटरमीडियरी रेगुलेशन, वहां जो पढ़ा था इंटरमीडियरी चैप्टर में, कह रहे वो कंप्लाई करना जरूरी है, यानी आपको उन्हें एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, तब ये एक्शंस लिए जा सकते हैं, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए तो ये जरूर देखना कि इंटरमीडियरी ने गलत काम किया है या नॉर्मल पर्सन ने। अगर इंटरमीडियरी ने किया है और वो कह रहे हैं सभी क्या एक्शंस ले सकता है, तो ये आएगा, इंटरमीडियरी के खिलाफ ये एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है, और वो जो ऊपर पड़े थे वो नॉर्मल थे। ओके, बस दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, छोटा सा ही था। ये जो पीछे ऐसे केसेस दिए होते हैं इनको क्या करते हैं, हमने छोड़ दिया तो आप भी, आप क्यों पढ़ोगे, है ना, ट्राई कर लिया करो, रीड कर लिया करो, है बेटा। तो वही जो ऊपर लिखे हुए थे, कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेडिंग रोक देंगे, कैपिटल मार्केट एक्सेस करने से डिबार कर देंगे, ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके भी केसेस एक बार रीड कर लीजिएगा, है नीचे कुछ है और नहीं है ना, आपकी बुक में भी इतने दिए, चलो दैट्स इट, मन हो तो रीड कर लेना, नहीं तो फिर रहने ही देना, ठीक है। दिस वाज अ स्मॉल चैप्टर, इसीलिए करवाया गया था क्योंकि मिनी सीरीज में अब ये भी इंक्लूड होगा। आपको क्या लगा हम ढूंढ के नीचे पार्ट बी में आके एक चैप्टर निकाल के लेकर आएंगे, ठीक है। आई विल रिपीट, जो आपकी मिनी सीरीज होगी तब से मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है, तब उसमें ये चैप्टर भी इंक्लूड होगा। हाँ बेटा, क्या चैप्टर ही कितने जो गैप दे, इस बार हो सकता है 2 मिनी सीरीज हो, एक इसीलिए अभी करवाई है, फिर एक थोड़े टाइम बाद होगी अराउंड समवेयर इन मार्च, ठीक है। फिर ठीक है, मतलब क्या ये वाली भी देना, ओके।